बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो इश्यूज़ पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साबिक DGFIA बशीर मेमन का 2 रोज़ कबल जो बयान सामने आया, जिसमें बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान को टारगेट किया गया। वज़ीर कानून फ़रोग नसीम और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर पर बशीर मेमन की जानिब से संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। आज नाज़रीन, इस मामले में डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बशीर मेमन के तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया है। बशीर मेमन के तमाम इंकशाफात को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। दूसरी तरफ डेवलपमेंट ये हुई है कि बशीर मेमन के इंकशाफात पर वकला की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान बार कौंसल कूद पड़ी है। आज पाकिस्तान बार कौंसल की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया है। उस अलामिया में पाकिस्तान बार कौंसल ने बशीर मेमन के इंकशाफात पर किस किस्म के रिएक्शन का इजहार किया है, पाकिस्तान बार कौंसल के मुतालबात क्या हैं और आइंदा आने वाले दिनों में ये मामला क्या रुख अख्तियार कर सकता है, इस मौजू पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस कादी फायसा केस का फैसला अनाउंस हो जाने के बाद कल जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर मोहम्मद कासिम खान की जानिब से आर्मी से मुतल्लिक जो रिमार्क्स दिए गए, इन दोनों जुडिशल डेवलपमेंट के बाद अब ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि जैसे पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ का नफाज कर दिया गया है। इस मौजू पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेंगे। जैसे ही जो अजान शुरू हुई है वो ख़त्म होगी, दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। अपनी जो इश्यूज़ हैं उस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ जो पाकिस्तान बार काउंसिल का ऑफिस है, यहाँ पर पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में कौन कौन शरीक हुआ है पहले आप नाज़रीन को बता देते हैं और फिर फर्दर उस इजलास में फ़ैसले क्या किए गए हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी का ये इजलास हुआ जिसकी सदारत कर रहे थे मोहम्मद फ़हीम वली, और इसमें स्पेशल इन्वाइटी थे जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं खुशदिल खान। इसके अलावा वाइस चेयरमैन इसके अलावा हारून और रशीद इसमें शरीक हुए, ये भी एक नामवर वकील हैं। इसी तरह से मोहम्मद मसूद चिश्ती, हसन रज़ा पाशा, सैयद कल्बे हसन, सैयद अमजद शाह और मिस्टर आबिद साकी जो है आज के एग्जेक्टिव कमेटी के इजलास में शरीक हुए। एग्जेक्टिव कमेटी के इजलास का जो एजेंडा था, एजेंडे से हटकर जो एलामिया जारी किया गया है वो डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इस तमाम डिटेल का, इस तमाम रेजोल्यूशन का ताल्लुक जो है मौजूदा जो सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो बशीर मेमन की जानिब से इंकशाफात किए गए हैं, उसके साथ इस सारी डेवलपमेंट का ताल्लुक है। नाज़रीन, इस एलामिया में यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कादी फायसा केस में मुख्तसर फैसला सुनाया है, जस्टिस कादी फायसा की अहलिया और वकला तंजीमों की नजर सानी की दरखास्तों को एक्सेप्ट कर लिया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अप्रिशिएट करती है। और ये भी कहा गया है पाकिस्तान बार काउंसिल के इस एलामिया में कि ये जो जस्टिस कादी फायसा नजर सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ये फैसला मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी का तयन करेगा। और आगे चल के एग्जेक्टिव कमेटी का अपने एलामिया में ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कादी फायसा केस में जो फैसला सुनाया, उस फैसले के ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करती है, सुप्रीम कोर्ट को ट्रिब्यूट पेश करती है। इसके बाद जो अगला पैराग्राफ है उस एलामिया में, उस पैराग्राफ में कहा गया है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी इस बात का तकाजा भी करती है कि जस्टिस कादी फायसा के खिलाफ जो रेफरेंस तैयार किया गया, रेफरेंस तैयार करने से पहले जिस तरह से जस्टिस कादी फायसा के खिलाफ, उनकी अहलिया के खिलाफ मवाद इकट्ठा किया गया, इदारों को इन्वॉल्व किया गया, इन तमाम मामले के ऊपर रेफरेंस की तैयारी के दौरान और रेफरेंस के बाद वज़ीर कानून फ़रोग नसीम और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का जो मशकूक किरदार है, उस मशकूक किरदार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुतालबा ये किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान से कि फ़ौरी तौर पर वज़ीर कानून फ़रोग नसीम और मुशीर तो नहीं है, मेरे ख्याल स्पेशल असिस्टेंट हैं अपना शहजाद अकबर, जो कि एहतसाब के भी मुशीर हैं, तो उनके हवाले से मुतालबा किया गया है कि शहजाद अकबर और फ़रोग नसीम को फ़ौरी तौर पर उनके अहदों से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और जो पब्लिक ऑफिस वो होल्ड करते हैं उन ऑफिस को उन्हें छोड़ देना चाहिए। तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा गया है पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिया की जानिब से कि वो अपना तशवीश का इजहार करते हैं जो 2 रोज़ कबल
इंकशाफात किए गए हैं बशीर मेमन की जानिब से, जिसमें बराह रास्त टारगेट किया गया है हुकूमत के स्टेट फंक्शनरीज़ को, स्टेट ऑफिशल्स को, और मुतालबा ये किया गया है पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कि बशीर मेमन के इंकशाफात के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और अगर ये तमाम इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो जो ज़िम्मेदार लोग हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म इमरान खान हों, चाहे वो फ़रोग़ नसीम हों, शहज़ाद अकबर हों, या वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हो, सब के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। ये नाज़रीन अलामिया पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जारी किया गया। इससे पहले जब बशीर मेमन ने इंकशाफात किए थे तो फ़ौरी तौर पर फ़रोग़ नसीम ने और शहज़ाद अकबर ने तमाम तर इल्ज़ामात को रद्द कर दिया गया था, और एक सवाल ये उठाया गया था कि जस्टिस कादी फ़ाइसा केस का फ़ैसला आने के बाद फ़ौरी तौर पर ये कैसे हो सकता है कि बशीर मेमन मीडिया पे आते हैं और इस तरह के वो इंकशाफात मीडिया के बैठ कर करते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान को टारगेट करते हैं, और इसी तरह से शहज़ाद अकबर और फ़रोग़ नसीम पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। नाज़रीन, आपको ये भी क्लियर कर देते हैं कि ये जो बशीर मेमन का इंटरव्यू हुआ है शाज़िब खानज़ादा के साथ, इस पर ज़रूर सवाल उठाया जा सकता है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन्हें इनवाइट किया जाता है और वो GM न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और वहाँ पर ये इंकशाफात करते हैं। लेकिन ये भी वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ये जो रिविलेशन की गई है, ये जो इंकशाफात बशीर मेमन ने किए हैं, ये पहली मरतबा नहीं किए गए, लेकिन किसी टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये पहली मरतबा बशीर मेमन ने इंकशाफात किए हैं। इससे पहले मतीउल्लाह जान को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उन्होंने तमाम ऐसी बातें की थी, लेकिन जस्टिस कादी फ़ाइसा के हवाले से मुझे जो याद पड़ता है कि ऐसी कोई बात बशीर मेमन ने नहीं की थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें बुलाया, शहज़ाद अकबर ने बुलाया, फ़रोग़ नसीम के पास वो गए और और बशीर मेमन से कहा गया कि आप जस्टिस कादी फ़ाइसा के हवाले से मुकदमा तैयार करें। अक्टूबर की बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब बशीर मेमन अपना पेंशन के हवाले से, अपनी सैलरी के हवाले से और दीगर जो उनके पर्स वगैरह थे, उनका मुकदमा लड़ रहे थे, हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने केस दायर कर रखा था, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अत्थर मिनला की अदालत के बाहर मैं मौजूद था, मतीउल्लाह जान मौजूद था, फ़याज़ महमूद मौजूद थे, साकिब बशीर मौजूद थे और अपना सिद्दीक़ जान भी मौजूद थे, जहां हमारी एक नशिस्त हुई थी बशीर मेमन के साथ। वहां पर उन्होंने ये तमाम बातें की थी, लेकिन उन तमाम बातों में जस्टिस कादी फ़ाइसा जो एपिसोड है उसका कहीं भी जिक्र नहीं था। लेकिन ये पहली मरतबा ये जिक्र नहीं किया जस्टिस कादी फ़ाइसा वाला। नवंबर 2019 में एक डेली न्यूज़पेपर में अंग्रेज़ी अखबार में ये खबर शाया हुई थी। अंग्रेज़ी अखबार था और सोर्स से ये खबर शाया की गई थी कि बशीर मेमन को कहा गया था हुकूमती ऑफिशियल की जानिब से कि वो जस्टिस कादी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाएं, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात करें। लेकिन मतीउल्लाह के जान के इंटरव्यू में और उससे पहले जो हमारी उनके साथ नशिस्त हुई थी, ऐसी कोई बात जो है वो नहीं की गई। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों के साथ, एंकर के साथ मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने ना तो जस्टिस कादी फ़ाइसा के ख़िलाफ़, ना शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ और ना ही ज़रदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की तहकीकात के लिए, मुकदमा बनाने के लिए, गिरफ़्तारी के लिए उन्होंने बशीर मेमन को नहीं कहा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का एतराफ़ किया है कि ख्वाजा आसिफ के हवाले से उन्होंने बशीर मेमन को, DGFI को ज़रूर कहा था कि वो पाकिस्तान में मिनिस्टर होते हुए, फ़ॉरेन मिनिस्टर होते हुए किस तरह से दुबई का इकामा रख सकते थे, वहाँ पर मुलाजमत कर सकते थे। तो इसके ऊपर उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैंने DGFI बशीर मेमन से कहा था कि आप इन्वेस्टिगेट करें ख्वाजा आसिफ को। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने यहाँ पर यह भी क्लियर किया, क्योंकि ये एतराफ़ करने के बाद इमरान खान पर यह एलिगेशन भी लग सकता है कि किस तरह से ख्वाजा आसिफ जो इमरान खान को टारगेट करते थे, उन्हें गिरफ्तार कराने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त जो है वो DGFI को कंप्लेंट कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन इमरान खान ने यह भी वाज़ेह किया कि मैंने DGFI बशीर मेमन को ये बात करने से पहले काबीना में भी ये मामला उठाया गया था कि जो मफादात का टकराव है ख्वाजा आसिफ के मामले पर, जो उन्होंने इकामा रखा और वो यहाँ पर मिनिस्टर भी थे, दुबई की कंपनी से तनख्वाह भी लेते रहे, तो इस मामले की तहकीकात का जो मामला था वो वफाकी काबीना में भी ज़ेर गौर लाया गया था। लेकिन नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया सामने आया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम तर इल्ज़ामात को नफ़ी कर दिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर दिया है। लेकिन ईद के बाद जो डेवलपमेंट होने जा रही है, जिसमें नज़र आ रहा है कि शायद PDM दोबारा से मुत्तहिद हो जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी दोबारा से PDM का हिस्सा हो जाएगी। और जिस तरह से बशीर मेमन के बयान के बाद, इंकशाफात के बाद मुस्मिक नवाज़ और मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातों के रहनुमाओं ने इस बयान के ऊपर, बशीर मेमन के स्टेटमेंट के ऊपर जिस तरह से रद्दअमल का इज़हार किया है,
تو لگتا یہ ہے کہ اگر اس معاملے کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، اس معاملے کی تحقیقات نہیں کی جاتی، تو عید کے بعد جو سیاسی جماعتیں ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، وہ اس معاملے کو ایکسپلائٹ کریں گی۔ اس معاملے کو لے کے وزیر اعظم عمران خان کو، فروغ نسیم کو، شہزاد اکبر کو اور پوری وفاقی حکومت کو، پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ لیکن جو تحقیقات کرانے کا مطالبہ ہے، تحقیقات ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بشیر میمن کے انکشافات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ملک کے پرائم منسٹر کے اوپر، ایک وزیر کے اوپر اور ایک مشیر کے اوپر، اسپیشل اسسٹنٹ ہے یا مشیر ہے، مجھے ابھی اچھی طرح سے یاد نہیں آ رہا، سنگین الزامات لگائے ہیں۔ تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن دونوں پہلوؤں سے ہونی چاہیے۔ آیا کہ جو بشیر میمن کے الزامات ہیں وہ درست ہیں تو اس پر بھی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر بشیر میمن کے انکشافات درست نہیں ہیں اور وہ خام خواہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، وقت کے اوپر کوئی کسی سیاسی کھیل کا حصہ بن رہے ہیں، تو دونوں پہلوؤں کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن اس معاملے کا نوٹس جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لینا پڑے گا، اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کا نوٹس نہیں لیتے تو اس معاملے کے اوپر ایکسپلائٹ کیا جائے گا موجودہ حکومت کو، وزیر اعظم عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو۔ لیکن اگر تحقیقات کرانی ہے تو پھر صرف بشیر میمن کے انکشافات کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو کچھ عرصہ پہلے ایک عیسیٰ نقوی نے انٹرویو کیا تھا سابق ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسنم کا، انہوں نے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے انکشافات کیے تھے کہ ان کی بھارت کے حوالے سے پالیسی کیا تھی، کلبھوشن کے حوالے سے ان کا موقف کیا تھا، اس معاملے کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ سارے معاملے کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کا معاملہ آیا تھا تو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی اور بہت سارے دوستوں نے مجھے کرٹیسائز کیا تھا۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر اس معاملے کی تحقیقات نہیں ہوں گی، یہ معاملہ اسی طرح سے پڑا رہے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ سیاسی جماعتیں اور خاص طور پر اپوزیشن کی جماعتیں اس معاملے کو ایکسپلائٹ کریں گی اور سیاسی پولیٹیکل مائلیج کے لیے اسے استعمال کیا جائے گا، پولیٹیکل مائلیج کے لیے اسے استعمال کیا جائے گا، اور وہی ہوتا رہا۔ اور اس معاملے پر بھی اسی طرح سے سیاسی جو ہے وہ مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن بہرحال دوسری خبر پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کل جو ریمارکس دیے گئے ڈی ایچ اے کے اوپر، جو ایک ایلیگیشنز ہے کہ انہوں نے متروکہ وقف املاک کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ جو ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس قاسم خان کی جانب سے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے، کہ فوج جو ہے وہ قبضہ مافیا ہے، رساگیر ہے، اور یہ واضح کیا گیا کہ یہ الفاظ، یہ ریمارکس جو ہے وہ سوچ سمجھ کر دے رہے ہیں۔ ناظرین، پہلے تو یہ بات کریں گے کہ اگر یہ مقدمہ درست ہے کہ فوج نے یا ڈی ایچ اے نے کسی اقلیتوں کی زمین کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، تو لاہور ہائی کورٹ کے پاس ایمپل پاور ہیں، وہ ڈائریکشن جاری کر سکتے ہیں، حکم دے سکتے ہیں کہ اس زمین کو خالی کر دیا جائے۔ لیکن جو ریمارکس دیے گئے ہیں، ان ریمارکس کے اوپر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو الفاظ کا چناؤ کیا گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، وہ الفاظ بھی نہ تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے شایان تھے، اور جو ریمارکس فوج کے حوالے سے دیے گئے وہ ریمارکس دینا بھی مناسب نہیں تھا۔ لیکن اب افواہیں یہ گردش کر رہی ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کہ یہ جو ریمارکس دیے گئے ہیں، اس ریمارکس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے چند روز میں فوج کی جانب سے کسی قسم کے سخت رد عمل کا اظہار کیا جائے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشل مارشل لا کا نفاذ ہو چکا ہے، سپریم کورٹ سے جسٹس قاضی فائصہ کیس کا فیصلہ آ گیا، جسٹس قاضی فائصہ کو بری کر دیا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ میں اس طرح کے ریمارکس دے دیے گئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، تو یہ ایک طرح سے جوڈیشل مارشل لا کی طرف سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن کل عرفان ہاشمی صاحب بھی اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مارشل لا جو ہے وہ ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، لیکن عرفان ہاشمی کا یہ کہنا تھا کہ جوڈیشل مارشل لا ملک کو سب سے زیادہ نقصان دے سکتا ہے۔ لیکن میں دونوں باتوں سے اتفاق نہیں کروں گا اپنے بڑے بھائی عرفان ہاشمی سے۔ پاکستان کو جو نقصان چیز دے رہی ہے وہ نا انصافی دے رہی ہے۔ اگر ملک میں قانون کا اطلاق برابری کی سطح پر نہ ہو، اگر آئین کا اطلاق نہ ہو، آئین کی بالادستی نہ ہو، قانون کی حکمرانی نہ ہو، تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوتا ہے۔ چاہے پاکستان میں جمہوریت ہو، چاہے پاکستان میں جوڈیشل مارشل لا ہو، چاہے پاکستان میں فوجی مارشل لا ہو، لیکن اگر قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اگر جمہوریت ہو، قانون کی حکمرانی نہ ہو، آئین کی بالادستی نہ ہو، تو جمہوریت جو ہے وہ ملک کو نقصان پہنچائے گی۔ اگر ڈکٹیٹرشپ ہو اور اس میں آئین تو ویسے معطل کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر قانون کی حکمرانی نہ ہو تو تب بھی پاکستان کو نقصان ہوگا۔ لیکن اگر جوڈیشل مارشل لا ہو، جوڈیشل مارشل لا اس سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں جس طرح سے جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، اور سابق چیف جسٹس میاں محمد ثاقب نثار کے دور میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا بلکہ اپنے پیک کے اوپر تھا، ان جوڈیشل ایکٹیویزم کے باوجود بھی جو انصاف تھا وہ لوگوں کو نہیں مل سکا۔
جو لوگوں کی عدالت سے انصاف کی توقع تھی، جو لوگ انصاف کی امید لگا کے بیٹھے تھے، وہ لوگوں کی امیدیں پوری نہیں ہوئی. تو اگر جوڈیشل معاشرہ بھی آ جاتا ہے، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، تو اس سے بھی پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، پاکستان کے عوام بھی سفر کرتے رہیں گے، اور ایسا طبقہ، ایسا مرات یا طبقہ اگر ملک کے اوپر مسلط رہے گا، تو پاکستان کی عوام اسی طرح سے پستی رہے گی، اور ملک بھی اسی طرح سے ہچکولے کھاتا رہے گا، اسی طرح سے ڈگمگاتا رہے گا. تو ناظرین، یہ آج کی ہمارے ٹاپکس تھے جس پر آپ ناظرین کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے. اب آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.